बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो हमारी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 से आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में काम वही आपका डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। कोई नया काम नहीं होना, बस थोड़ा सा चेंज चीज़ें होंगी, उसका हमने ख्याल रखना है। और वही पहले वाली बात, जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 है लिखा हुआ फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विथ राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। एच की वैल्यू निकालनी है हमने, एच जहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तीनों वर्टिसेस हैं एक ट्राइंगल के, और वो ट्राइंगल कौन सी? राइट ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल जिस पे बनता है। और उसका 90 डिग्री का एंगल किस पर है? वो है वर्टेक्स ए पर, यानी ए जो है, क्योंकि उसने कहा विथ राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी तस्वीर बनाएंगे, उससे हमें क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ए बी सी वर्टेक्स दिए हुए आपको, ये हमने लिखी, ट्राइंगल बना ली ए बी सी करके इस तरह से। अब ए आपने देखें राइट एंगल पे रखा है 90 डिग्री पे। तस्वीर बस नॉर्मल अपने हाथ से बना लें आप, उसमें कोई ऐसे स्केल की ज़रूरत नहीं है, चाहे स्केल से बना लें अच्छी हो जाएगी। खैर ये ए आपका ये पॉइंट है, बी और सी जहाँ मर्जी आप रखें, आपकी मर्जी है। अब हमारी सेंस क्या है? हमारे सेंस ये है कि हमने वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, जिससे कि हम एच की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें ये तीनों साइडों के आंसर चाहिए, यानी ए बी बी सी सी ए। तो वही हम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से हम इनके आंसर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने ए बी निकाला, ए और बी आपके पास पॉइंट्स मौजूद हैं, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ फार्मूला, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ वो देख लेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर कोई नहीं इसमें अंडर के साथ आता है डिस्टेंस डी, और आपने अगर ए बी से डिनोट करना है तो ए बी के साथ क्यों डिनोट करते हैं। जिन्हें अगर नहीं पता है, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो मेरा पिछला लेक्चर चेक कर लें, तो वहाँ से उन्हें सारी डिटेल समझ में आ जाएगी, उसमें सारी डिटेल मौजूद है। तो ये आपको पता है x1 y1 है, ये x2 y2 है, उसके हिसाब से हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। x2 माइनस x1 का इसके प्लस y2 माइनस y1 जब करेंगे तो y1 चूँकि -1 है तो वो +1 बन जाएगा। तो ये आपके पास, इसे ओपन कर दिया हमने, -3 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद में ये +3 आ गया, इसका होल स्क्वायर है। ये माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस आ जाता है, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये √12 आंसर आ गया ए बी का। अब हम बी सी निकालते हैं। सेम वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बी सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अब ये x1 y1, ये x2 y2 कहलाएंगे, ठीक है, इस तरह से। खैर ये हम बी सी निकालते हैं, तो बी सी आपके पास देखें h माइनस 0 का स्क्वायर जो h स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये -4 का होल स्क्वायर बन जाएगा जो कि +16 आ जाएगा। ये आपके पास बी सी आ गया। इसको आप 1, 2 और 3 भी कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब सी ए निकालेंगे उसी तरह से, सी ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं, सी और ए, ठीक है। अब ये x1 y1, ये x2 y2 बन गया, और इससे हमने सी ए निकालें या ए सी निकालें, नो प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे मर्जी आप कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि होल स्क्वायर की वजह से इनके आंसर्स को फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो खैर ये हमने a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलना है, इसका अपने ख्याल रखना है। ये मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये -2 इंटू 300 इंटू एच, ये आ गया 2ab प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 3 आ गया, ये एच स्क्वायर, ये -2/3h प्लस 1। अब हमने इसको सही करके लिख दिया, एच स्क्वायर पहले, फिर -2/3h, और ये 3 + 1 4, ये आ गया लास्ट में। ये क्वाड्रेटिक की शक्ल बन गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें, अब आपके पास ये चीज़ें हैं, ए बी बी सी सी, ये तीनों के आंसर आ गए। अब आपको यहाँ पे इस तस्वीर से नज़र आ जाता है, मैंने आपको बताया था कि ए लाजमी यहाँ आना है क्योंकि राइट एंगल पे है ए। बी और सी जहाँ मर्जी लिखें, अगर सी यहाँ होता, बी यहाँ होता, तब भी ये बी सी पढ़ा जाता। तो ये आपका हाइपोटेनस आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, और हम फिर सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो ये आपने लिखा, सिंस द राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, देयरफॉर ये हैंस बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है। बी सी यानी ये बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी या सी ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लिख देना। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, और अब बी सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू और सी ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, साथ में उनके स्क्वायर भी डाल दिए। ये स्क्वायर और ये अंडर कैंसिल, ये स्क्वायर और ये अंडर कैंसिल, ये स्क्वायर और ये अंडर कैंसिल, तो सारे अंडर कैंसिल हो जाएंगे। एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12 इज प्लस एच स्क्वायर माइनस 2/3h प्लस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ तक, यानी स्क्वायर सॉल्व होने के बाद ये शेप आ जाएगी, ठीक है।
ये लिख दिया हमने। अब इसको आप एक जगह कर लें, एच स्क्वायर वाली को और एच वाली को, बाकी सब बल्कि सारी वैल्यूज़ को, तीनों वैल्यूज़ को एक जगह कर लेंगे ताकि इक्वेशन की शक्ल बन जाए। एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने 12 प्लस 4 16 भी कर लिया ऐसे। अब ये चीज़ आई हुई है, यहाँ से मैंने क्या किया, इस सब को उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूँ। एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस एच स्क्वायर इधर आ गया और माइनस 16 इधर आ गया इज इक्वल टू माइनस 2/3h इधर ही रहने दिया। बेशक हम इधर ले आए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या हमने एच की आंसर निकालना था, हमें नज़र आ रहा था ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे। तो एच का आंसर निकालना है, तो एच को हमने एक तरफ कर दिया, बाकी सबको उठा के हमने दूसरी तरफ लेके चले गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी नहीं। इसकी वजह ये कि ये हमें नज़र आ रहा है कि एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होकर 0 हो जाएगा। अगर ये ना होता, यानी ये दोनों सेम ना होते, तो फिर हम इसको या इसको उठा के पूरी वैल्यू को एक जगह कर लेते ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बन जाती, ठीक है। तो खैर हमने इसको और इसको अब इधर कर लिया, तो देखें ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ 0 बच गया और ये -2/3h वैसे ही आ गया। अब -2/3h का -2/3 जो ये आप उठाएंगे 0 के नीचे आ जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो गया। तो 0 ओवर कुछ भी हो उसका आंसर 0 होता है, तो h इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं इसमें मुश्किल काम। क्योंकि आप चाहे पूरी वैल्यू भी इधर उठा के ले आते, आपको लास्ट में आपको ये स्टेप ऐसे ही करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे फिर 0 बच जाता, ये पूरी इधर आ जाती, तो भी 0 - 2/3h वही आता, -2/3h इज इक्वल टू 0। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, जैसे दिल चाहे वैसे आप कर सकते हैं। तो खैर ये 6 क्वेश्चन था आपका। आगे 7 क्वेश्चन भी ऐसे ही, फाइंड एच सेट दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर कहा हुआ उसने, ठीक है। ए बी सी आर कोलिनियर, यानी ये ए बी सी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये कोलिनियर हैं अगर, तो एच की वैल्यू निकालनी, यानी कि कोलिनियर एक ही लाइन पे लाई करते हैं आपके पॉइंट्स ये सारे। अच्छा, सबसे पहले हम इसका वही डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लेते हैं। ए और बी ये मौजूद हैं, ए बी हमने यहाँ से उसी तरह से फार्मूला लगाया डिस्टेंस फार्मूला, और ये आपके पास एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 20 ये आपके पास ए बी का आंसर आ गया। उसके बाद में हम बी सी निकालते हैं। देखिए बी और सी वो नंबर हैं जिसमें कि एच नहीं है, ठीक है। इस बात का जरा सा ख्याल रखना है, वैसे आपको सिंपल सा काम होगा ये। बी सी आपने उसी तरह लिया है, वही आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। बी सी के जरिए आपने वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर निकाला, तो ये बी सी का आपके पास आंसर आ गया 17√, ठीक है। अब देखें इसमें एच नहीं था, अगर आप सी ए निकालते तो सी ए में फिर एच आ जाता आपके पास, ठीक है। तो आपको फिर क्वेश्चन करने में मुश्किल पड़ जाती। अब आपने ए बी सी तीनों कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पर लाई करते हैं बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि तीनों वैल्यूज़ में से जो छोटी वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू होगी वो अलग कर लें, और बाकी जो दो छोटी वैल्यूज़ हैं उन दोनों का सम अगर तीसरे के बराबर आ गया तो इसका मतलब है वो कोलिनियर है। अब यहाँ पे हमने प्रूफ नहीं करना बल्कि एच की वैल्यू निकालनी है। अगर प्रूफ करना होता तो हम ऐसे ही करते, ए बी भी निकालते, बी सी भी निकालते, सी ए भी निकालते, फिर हम देख लेते कौन सी दो वैल्यूज़ का सम तीसरी वैल्यूज़ के बराबर है, तीसरी वैल्यू के बराबर है, तो हमारा वो आंसर आ जाता है कि ये कोलिनियर है। यह हमने प्रूफ नहीं करना, या हमने एच की वैल्यू निकालनी है, तो यह हमने उस तरह नहीं करना, बल्कि आप यह करेंगे एक वो वैल्यू ले लें जिसमें एच आ रहा हो, जैसे कि मैंने ए बी निकाला, और एक वो जिसमें कि एच ना आ रहा हो, जैसे कि बी सी। अब हमने ये देखने के बाद आगे सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। आपने ए बी और बी सी को इक्वल रखना है और आपके पास एच का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी सी वाली बात आ गई, ठीक है। ये आपने लिखा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करेंगे ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए, ये हमने अंडर रूट खत्म किया। अब एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 20 इज इक्वल टू 17 आ गया। अब अपने इसे सिंप्लीफाई करना है, 17 को इधर लेके आ गया, 20 माइनस 17 आ गया विच इज इक्वल टू 3। अब ये एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड है, चाहे आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें जो कि मुश्किल है इसलिए उससे ना करें, चाहे आप बाय फार्मूला करें जो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac √/2a वाला फार्मूला है, चाहे उससे कर लें। खैर मैं इसे मिड टर्म ब्रेक से कर रहा हूँ क्योंकि आराम से हो रही है। -4h है और +3 चाहिए हमें, तो -3 और -1 देखें, ठीक है ना। ये -3h -1h लिखा हुआ ये 1h, ठीक है। जब कुछ ना तो 1 होता है, तो -3 और -1 से आपका आंसर -4 भी आ रहा है प्लस माइनस करने से, और अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों को आप तो आपके पास +3 भी आंसर आ जाता है, 3 1 0 3 करके, ठीक है। तो आपकी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो आपने इसमें ब्रेक कर दिया, +3 वैसे लिख दिया। अब यहाँ से h कॉमन लिया, ये आ गया h -3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, जब कुछ कॉमन ना हो तो -1 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। -1 से मुराद जो भी यहाँ पे प्लस होता है तो +1 ले लेता हूँ, माइनस इसलिए कॉमन लूँगा क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा इसका, मुझे h -3 चाहिए था तो -1 कॉमन लिया, तो यहाँ से h बच गया, यहाँ से प्लस की जगह माइनस और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने बहुत पीछे काम बहुत दफ़ा किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है।
जिनको नहीं समझ में आती है वो पिछले लेक्चर्स को देखें, उन्हें ये सारी सेंस पता चल जाएगी। तो खैर ये h-3 यहाँ से आपके पास कॉमन आ गया। मिड टर्म ब्रेक का असूल था कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। जब दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं तो ये कॉमन में आ जाएगी और यहाँ से h बच जाएगा, यहाँ से -1 बच गया। तो ये आपके पास h-3 इंटू h-1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको 0 के बराबर अलग और इसको 0 के बराबर अलग रख देंगे इस तरह से। h-3 इज इक्वल टू 0 तो h इज इक्वल टू 3 आ गया, h-1 इज इक्वल टू 0 तो h इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये h की दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज़ जब आप पुट कर देंगे, से आपको बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दूँ 3, तो उसके बाद में ए बी बी सी सी ए का आंसर आप निकालें तो आपको नजर आ जाएगा कि उसी दो वैल्यूज़ का सम तीसरे के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से जब एच की वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तब भी हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी और बी सी और सी ए निकाल के फिर दो वैल्यूज़ का सम उसके बराबर आ जाएगा। तो फिर आपका मतलब प्रूफ हो जाएगा। यहाँ में हमने प्रूफ नहीं करना था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हो जाता है। अच्छा, आप अपने आंसर को इस तरह भी चेक कर सकते हैं, एच की वैल्यू जो है दोनों वैल्यूज़ वो आप इसमें पुट करें, यहाँ पुट करेंगे आप, इसमें पुट करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 20, तो ये 21 आ जाएगा। 21 माइनस 4h यानी 4 इंटू 1 -4, 20 माइनस 4 21 माइनस 4 17 आ जाता है। तो देखें ये 17 अंडर ए बी, तो मैंने ए बी इज इक्वल टू बी सी लिखा होता तो ये भी 17 आ जाएगा, ये भी 17 अंडर आ गया। इसका मतलब ये ठीक है। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 3 जो है एच की वैल्यू 3, जब वो आप यहाँ पुट करेंगे इस वाली वैल्यू के अंदर तो यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 29 आ जाएगा, और यहाँ पे आप पुट करते हैं 3 तो ये 12 आ जाएगा। तो 29 माइनस 12 17, तो ये भी 17 अंडर आ जाता है विच इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करके भी हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है। तो खैर ये 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें सर्कल के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आप 9th क्लास में हैं, आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, 8 क्वेश्चन, द पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं ये दोनों। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल, दो चीज़ें निकालनी है। देखिए, बात जो हमने समझनी है वो ये कि ये आपको पता है ये आपका सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल का जो डायामीटर है वो कौन होता है? डायामीटर सर्कल का वो होता है जो सर्कल के सेंटर से पास करे। अब जो लाइन सर्कल के सेंटर से गुजरी है, जैसे यूं, ये भी डायामीटर है। मैं इसको यूं बना दूं, ये भी डायामीटर होगा, ये भी डायामीटर होगा, ये भी ऐसे भी डायामीटर, जैसी मर्जी आप इसकी शक्ल बना लें। हमने एक सीधी सी शक्ल बना ली है जो ये इसका डायामीटर हमें बता देगा कि कौन सा है। अच्छा जी, अब आप देखें ये ए और बी उसने कहा था एंड पॉइंट्स है ऑफ अ डायमीटर, यानी कि इस डायमीटर की ये वाला पॉइंट ए कर लिया, ये बी कर लिया आपने। ए और बी ये पॉइंट है अगर, तो ये सी जो पॉइंट है वो सेंटर है इसका, जो मिड में है यहाँ पे इसके ए और बी के सेंटर में। अब ए और बी का सेंटर यानी ए और बी का मिड पॉइंट, ठीक है। अब हम ए और बी का अगर मिड पॉइंट निकाल लें, यानी ए बी का मिड पॉइंट निकाल लें, तो हमें सेंटर ऑफ द सर्कल मिल जाएगा जो हमें चाहिए, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए बी सेंटर ऑफ द सर्कल के बराबर ही है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट सी मैंने एक्स वाई के साथ किया था, लेकिन मैंने एक्स वाई इसे काट दिया क्योंकि ना कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। आप सिर्फ सी ही कह दें, सी इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, यूँ भी लिख सकते हैं। और आप यूँ भी कह सकते हैं लेट सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। लेट सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज़, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे फिर, यानी सी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वही फॉर्मूला आपका x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना, क्योंकि सी असल में ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। इस बात को आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि ए बी का मिड पॉइंट जो है वो सी है, और सी मिड पॉइंट है तो फिर इसका सर्कल का सेंटर भी सी ही बनता है, क्योंकि सर्कल आप जब ड्रॉ करते हो तो डायमीटर जो होता है वो एंड पॉइंट अगर है ए और बी, तो आप इधर से डायमीटर या सेंटर से जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो यहीं पे और यहाँ पे बनेगा इसका एंड पॉइंट, ठीक है। ये तो मैंने अंदाजे से वैसे ही बना दिया, लेकिन आप उससे कंपास से भी आप बनाओगे तो आपको सेंटर ये मिल जाएगा कि सेंटर क्या पॉइंट होगा, जो ए बी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ए बी का मिड पॉइंट ही असल में सेंटर ऑफ द सर्कल है। इस चीज़ को ही हमने असल में सीखना है और याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बाकी ये इसको लिखने के लिए आप जैसे मर्जी लिख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो खैर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इस क्या आ गया, x1 प्लस x2, यानी कि x1 ये प्लस x2 ये ओवर 2,
-5 + 5/2। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपने फार्मूला लिखना है हमेशा। फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप उसे बार बार लिखा करें ताकि आपको याद भी हो और क्वेश्चन भी अच्छा लगता है। इस तरह से फार्मूले की सूरत में होना चाहिए। कॉमा लगाया आगे, y1 + y2/2। अब मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए -2 था y1 प्लस और फिर -4 लिखता y2, तो मैंने उसे प्लस माइनस माइनस ही होता है तो डायरेक्ट उसे लिखा हुआ -2 -4/2 करके। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा 0/2 और ये -6/2 आ जाएगा, जिसका आंसर 0/2 0 आ गया और -6/2 -3 आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, ये -2 था प्लस -4, यानी ये y1 + y2/2। तो अब ये प्लस माइनस माइनस बनता है, तो ये -2 -4/2 आ जाएगा। तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो हम पहले सीख चुके हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ। ठीक है, तो खैर ये आपका सी आ गया। सी मीन आपका सेंटर ऑफ द सर्कल का आंसर आ गया, यानी ये सी पॉइंट का आंसर आ गया। आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और -3, यानी ये 0 और -3 आपके सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसके बाद उसने पूछा था रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए रेडियस आपको पता है, डायमीटर का हाफ जो है वो भी रेडियस होता है, और सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो भी रेडियस होता है। यानी सी से लेके ए तक का डिस्टेंस या सी से लेके बी तक का डिस्टेंस रेडियस है, या सी से लेके यहाँ भी कोई पॉइंट होता है, यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट, जहाँ मर्जी आप कह दें वो रेडियस होता है। तो अब यहाँ पे रेडियस निकालने के दो तरीके हमारे पास हैं। या तो हम ए बी का डिस्टेंस निकालें और उसका हाफ कर लें तो वो रेडियस आ जाएगा, क्योंकि ए बी डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। क्योंकि देखें ए बी ये पूरी लाइन है और रेडियस, और सी ए हाफ है, सी ए हाफ है, डायमीटर का हाफ ही है ना फिर, तो सी ए भी निकालेंगे तो वो रेडियस बनेगा, और अगर ए बी का हाफ करेंगे तो वो भी रेडियस ही बनेगा। तो बेहतर है हम सी ए या सी बी ये निकाल लें, सीधा सीधा सा काम है। तो रेडियस आपका आपको पता है कि यही होता है। ठीक है, सी ए या सी बी, सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो रेडियस इज इक्वल टू सी ए या ए सी हमने लिखा। अब आपके पास ए के कोऑर्डिनेट भी मौजूद हैं और सी के कोऑर्डिनेट भी आपके पास आ चुके हैं। आप ए सी से ये आंसर निकालेंगे, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, यानी ये -y1 का होल स्क्वायर। x1 और y1 आपके जब ए सी निकाल रहे हैं हम, तो ये आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं -5 -2, ये x1 y1 है, और सी के कोऑर्डिनेट 0 -3 x2 y2 हैं। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसका। मैंने इसमें सारी चीज़ डिटेल से लिख दी है उनके साइंस के साथ। अब ये 0 + 5 बन जाएगा जो कि 5 ही बनता है, तो 5 का होल स्क्वायर बन गया, और ये -3 + 2 बन जाएगा जो मैंने ये लिख दिया। -3 + 2 -1 होता है, वो मैंने ये लिख दिया। अब -1 का स्क्वायर किया, ये 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, और ये -1 का स्क्वायर अब 1 आ गया। ठीक है, ये मैंने अब यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। ये मैंने इसको स्टेप सॉल्व करने के बाद, यानी इसका आंसर निकालने के बाद फिर उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कोई वो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना खोलने बैठ जाना। ये प्लस माइनस जो हो सकता है तो हम उसे प्लस माइनस पहले कर लेंगे, फिर हम उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये 26 √ आ गया आपके पास रेडियस। ठीक है मैं नीचे मेंशन कर दिया कि रेडियस क्या है, सी ए निकालें या ए सी निकालें या सी बी या बी सी, एक ही बात है। ठीक है, आप बी सी से करेंगे या सी बी करेंगे तब भी आपका आंसर 26 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं, मैंने जैसे ए सी से की है, आप बी सी से कर लें, रेडियस निकालें, आपका आंसर यही आएगा। और फिर वही बात, बी सी या सी बी एक ही बात है। ठीक है बेटा, इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। अच्छा जी, ये 8 क्वेश्चन है आपका, ये भी हो गया। 9th क्वेश्चन, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखें, ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है पिछले सालों में। 9th क्वेश्चन में कहता है फाइंड ए सेट दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। सेम 6 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 9th क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय उसके कि अब ए बी सी के कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है। उसने फिर आपको ए ही कह दिया है कि ये आपका राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, यानी ए पर राइट एंगल बना हुआ है। बाकी आप बी सी जहाँ मर्जी रखें। अब कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये आ गए, तरीका वही है आपका, आपने ए बी भी निकालना है, बी सी भी निकालना है, सी ए भी निकालना है। ठीक है, ये हमने ए बी निकाला अपने वही फॉर्मूले यूज़ करके, x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। ये ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से ये आ गया हमारे पास, जो कि h² - 4h + 40, ये आपका अंडर ए बी का आंसर आ गया। फिर हमने बी सी निकाला इसी तरह से, x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर फॉर्मूले से, ये हमने इसका आंसर निकाला, तो ये बी सी का आंसर आ गया 260 √।
फिर हमने सी ए निकाला, सी ए का आंसर हमारे पास आ गया जी एच स्क्र प्लस 12h प्लस 100 अंडर रूट। ठीक है, ये तीनों आंसर आ गए। अब हम यहाँ लिख देंगे सिंस द राइट एंगल एट वर्टेक्स ए देयरफॉर या सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वही उसी तरह से ये आपका हाइपोटेनस है तो बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। ठीक है, तो हमने लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। ए सी या सी ए जो मर्जी, ठीक है। बी सी आपने ये लिख दिया, ए बी का आंसर लिख दिया, ए सी का आंसर लिख दिया, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गए इनके, तो अब आपके पास ये शक्ल बन गई 260 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर माइनस 4h प्लस 40 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 12h प्लस 100। ठीक है, ये सारी लिख दिया आपने, ये दोनों प्लस होके 2h स्क्वेयर माइनस 4h और 12h प्लस 8h आ गया, 40 और 100 ऐड होके 140 आ गया, तो ये चीज़ आ गई आपके पास 260 इज इक्वल टू दिस। अब आपने क्या किया, 260 को उठाया और इधर लेके आ गए ताकि आपकी सारी वैल्यूज एक जगह पे आ जाएं, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो 2h स्क्वेयर प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260 माइनस 120 आ गया। ये करने के बाद अब बेहतर है कि हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, क्योंकि 2 कॉमन तीनों में आ रहा है, इससे क्वेश्चन ज़रा छोटा हो जाएगा और आपको फैक्टराइजेशन करने में आसानी हो जाएगी, यानी मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो ये एच स्क्वेयर आ गया प्लस 4h आ गया माइनस 60 आ गया। उसके बाद में ये 2 जो है इधर आएगा, 0/2 हो जाएगा, 0/2 होने से 0 हो जाएगा ये, तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी एच स्क्वेयर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको हमने मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब उसका तरीक़ेकार वही है कि 60 का आप एलसीएम लेते हैं, यहाँ से आपको फैक्टर्स बने हुए मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी हम चीज़ें सारी सीख चुके हैं। तो ये 3 5 15 5 1 5, तो ये आ गया आपके पास 2 5 10, एक 10 बनेगा और एक 6 बनेगा। 10 और 6 के ज़रिए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 10 और 6 से 4 आंसर आ रहा है मेरे पास। कैसे आएगा, प्लस 10h करेंगे माइनस 6h करेंगे, तो प्लस 10 माइनस 6 प्लस 4 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से माइनस 60 भी आ रहा है। तो ये हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी, बाकी माइनस 60 को ऐसे लिख दिया। अब एच इसके प्लस 10h है तो इसमें से h कॉमन ले लिया तो h प्लस 10 आ गया, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लिया तो h प्लस 10 आ गया। अब h प्लस 10 दोनों एक जैसे हैं तो ये कॉमन में आ जाएगा और यहाँ से h माइनस 6 बच जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये h की दो वैल्यूज़ निकल आई, प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो गया और माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो गया, तो h इज इक्वल टू माइनस 10 एंड h इज इक्वल टू 6। ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन है वही डिस्टेंस फार्मूले लगाना और कुछ भी नहीं आपने। अब आपको दी हुई है क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइडेड फिगर। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज इट्स वर्टिसेस। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। पहले हम इस बात को सिर्फ देखते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, यानी क्वाड्रिलेटरल है आपके पास एक, जैसे कि ये मैंने टेढ़ी मेढ़ी सी बनाई है। क्वाड्रिलेटरल देखें, आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, आपकी रेक्टेंगल भी हो सकती है, आप स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप भी बेशक बना लें, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल ना बनाए तो अच्छी बात है, स्क्वायर बना लें, चलें स्क्वायर की शक्ल बना लें, या ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी बना लें। ये ए बी सी डी मैंने पॉइंट्स लिख दिए। अब उसने कहा था कि फाइंड इट्स मिड पॉइंट्स, पहली जो बात थी वो क्या थी कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, साइड के मिड पॉइंट्स निकालने, यानी ए बी साइड है इसका मिड पॉइंट निकालना है, बी सी साइड का मिड पॉइंट, सी डी साइड का मिड पॉइंट और डी ए साइड का मिड पॉइंट। जब ये मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे, जैसे कि अब मैंने इनके लिख दिए कि ए बी का मिड पॉइंट एम है, वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दिए बी सी डी, फिर मैंने कह दिया लेट एम एन ओ पी इज़ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, एम ए बी का है, बी सी एन जो है बी सी का है, और फिर सी डी का मिड पॉइंट ओ और फिर डी ए का मिड पॉइंट पी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी इनके मिड पॉइंट्स के नाम मैंने रख दिए। अब मैंने इनके मिड पॉइंट्स निकालने हैं, वो बाद में हम देखते हैं, ठीक है। वो बात ये कह रहा है कि जब आप इसके मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे तो इन मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, जो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। शो दैट द फिगर, शो करें कि फिगर जो बनती है इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाने से, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। मतलब क्या कि जब मैं ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, यानी मैं ये पहले थे ए बी का मिड पॉइंट एम एन ओ पी ये थे, अब मैंने एम एन को मिलाया
यानी कि एम एन का डिस्टेंस निकाला, एन ओ को मिलाया, ओ पी को और पी एम को। तो अब ये जो फिगर बनेगी, ये वाली फिगर, ये एक पैरेललोग्राम है। तो अब आप देखें तो ये एक शक्ल जो है ना पैरेललोग्राम ही की शक्ल है, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई इधर क्योंकि मैंने हाथ से बनाई है, तो वो शक्ल पैरेललोग्राम की शक्ल ही बनती है। वो आप फिगर का कोई मसला नहीं है, आप जब इसे बनाएंगे आपको नजर आएगा कि एम एन और ओ पी जब हम निकालेंगे तो इन दोनों का आंसर बराबर आएगा। इस तरह से एम पी और एन ओ का आंसर या पी एम और ओ एन का आंसर भी आपस में बराबर ही आएगा। जब ये दोनों आंसर्स बराबर हैं, यानी ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, उसकी वजह वो बाद में कि वो उसका 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे नहीं बनता है, इसलिए ये पैरेललोग्राम की शक्ल है। तो खैर हमारा काम सीधा सीधा पहले ये है कि हम इनके मिड पॉइंट्स पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ABCD के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं पहले निकालता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ। तो जो एम जो है AB का मिड पॉइंट है, तो ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 y1 और ये x2 y2 हैं, यानी कि 9 3 और -7 और 7। इसकी मदद से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम निकालेंगे। देखेंगे x1 प्लस x2 यानी 9 प्लस -7, तो 9 - 7 बना ओवर 2। 3 + 7 y1 + y2 आ गया ओवर 2। अब हमने इसे सॉल्व किया, ये 2/2 10/2 यानी कि 1 और 5 आ गए एम के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये 1 और 5 आ गए एम के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद में हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन निकालते हैं। एन क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट है, सी के मिड पॉइंट। अब बी और सी का मिड पॉइंट है, तो ये बी और सी के कोऑर्डिनेट्स यानी -7 प्लस -3, तो -7 -3 बन गया ओवर 2। इसी तरह से 7 प्लस -7, तो प्लस माइनस माइनस होकर 7 - 7 आ गया ओवर 2। तो ये -10 ओवर 2 और 0/2 यानी -5 और 0 एन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेम इसी तरह से हमने ये डी के भी मैं लिख दूँ 5 - 5, ठीक है। तो अब ओ के कोऑर्डिनेट्स भी हमने ऐसे ही निकाल लेने मिड पॉइंट, यानी कि सी और डी का मिड पॉइंट जो ओ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ निकाले हमने। सेम वही काम उसी तरह से x1 + x2 ओवर 2 y1 + y2 ओवर 2 करके हमने इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा जी, ओ की कोऑर्डिनेट्स 1 - 6 हो गया। फिर इसी तरह से हमने पी की कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने, पी जो मिड पॉइंट है किसका, डी ए का, ठीक है जी। तो डी और ए के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। अब आपने x1 + x2 ओवर 2 y1 + y2 इस तरह से 9 + 5 ओवर 2 और 3 - 5 ओवर 2, तो 14/2 -2/2 यानी 7 और -1, ये पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमारे पास एम एन ओ पी सब के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इनके -5 और 0। ये आप लिखें ना लिखें, तस्वीर बना लें ना बनाए, वैसे तस्वीर तो बनाएं आप, तस्वीर बनाए बगैर आपको समझ नहीं आएगी और ना टीचर को समझ में आएगी। सॉरी हाँ, तस्वीर तो उसने कहा हुआ है कि फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस, तो वो पैराग्राफ बनती है, तो तस्वीर आपको लाजमी बनानी है, ठीक है। 7 - 1 इसके आगे, बाकी तस्वीर वो टेढ़ी मेढ़ी सी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बनानी ज़रूर है। तो खैर अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास वही काम किया, हमने ये सारे पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम एम एन डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, एन ओ डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, ओ पी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे और पी एम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। ये चारों हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकालने हैं डिस्टेंस इनके, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी पैराग्राम बन गई है ये, ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी फाइंड लिख दिया। अब हम एम एन निकाल रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला से। एम और एन के कोऑर्डिनेट्स आपको मैंने पीछे दिखा दिए मौजूद हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास एम और एन के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, ठीक है। वो x1 y1 x2 y2 उसी तरह से हमने करना है जैसे हम पीछे करते रहे जब आपको ए बी बी सी सी ए की सूरत होती थी जो भी। तो खैर ये आपने इसे डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाला, एम एन का 6100 आ गया। फिर एन ओ का डिस्टेंस हमने निकाला, एन और ओ के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं सारा वही फॉर्मूले के अंदर हमने पुट कर दिया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमने सारा सॉल्व किया, तो ये 7200 आ गया एन ओ का आंसर। फिर हमने ओ पी का आंसर निकाला, ओ पी का आंसर हमारे पास फिर 6100 आ जाएगा, सेम वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है जी। ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास मौजूद हैं, वही मैंने सिंपल लिखे हुए। और फिर आप पी एम निकालेंगे, पी एम या एम पी जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर 7200 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, आपको साफ नज़र आ रहा है कि एम एन आया हुआ 6100 और ओ पी भी आया हुआ 6100, ठीक है। ये देखिए, अब आप इस फिगर में देख लें, एम एन 6100 और ओ पी 6100, तो ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से एम पी और ओ एन, ये दोनों का आंसर 7200 आया हुआ है, एम पी और ओ एन। ओ एन ये एन ओ देखें 7200 और 7200, ठीक है जी।
ये दोनों का आंसर भी सेम आया हुआ है। हमने यहाँ लिख दिया एज MN इज इक्वल टू OP एंड NO इज इक्वल टू PM, देयरफॉर या दिस शोज दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये आपकी पैरेललोग्राम प्रूफ होगी। ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था जो कि ख़त्म हो गया और आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।